दोस्तों ये है पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की वीडियो। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि सारी मैग्नेटिक फील्ड्स अर्थ के दोनों पोल्स की तरफ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज करेक्ट। लेकिन ये है यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन टॉप मोस्ट एरिया के आसपास से भी नहीं स्टार्ट होती, बल्कि जहां यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस से 59 डिग्री एल्टीट्यूड टिल्टेड है, तो वहीं पर नेपच्यून की मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस से 47 डिग्रीज दूर है, जिस वजह से मैग्नेटिक सिमुलेशन में ये प्लैनेट्स अलग बिहेवियर शो करते हैं। हालांकि देखो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मगर ये प्रॉब्लम तब बन जाती है जब हम बाकी प्लैनेट्स को देखते हैं। इस वाले इमेज में आप अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन सारे प्लैनेट्स के मैग्नेटिक बिहेवियर को देख सकते हैं। और इसमें एक चीज गौर करिए, इसमें 3 प्लैनेट्स यानी कि अर्थ, जुपिटर और सैटर्न की मैग्नेटोस्फीयर इन प्लैनेट्स के सेंटर से होकर गुजरती है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इन तीनों ही प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फील्ड का कारण इनके कोर में होने वाली हलचल है। मगर देखो, यूरेनस और नेपच्यून के साथ ये सीन नहीं है। इस वाले इमेज में आप साफ साफ देख सकते हैं कि इन दोनों की ही मैग्नेटिक फील्ड्स इनके सेंटर यानी कोर वाले एरिया को पास ना करते हुए एक अलग ही आर्क से फॉर्म और पास हो रही है, जो ऊपर से देखने पर तो यही इंडिकेट करता है कि या तो यूरेनस और नेपच्यून का कोर सही जगह पर नहीं है, या फिर उनकी मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स उनका कोर नहीं बल्कि कोई और ही मिस्टीरियस सोर्स है। अब मेरे दोस्त, कोर की पोजीशन तो चेंज हो नहीं सकती, क्योंकि वही पूरी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को बाइंड करके रखता है, हेंस वो सेंटर में ही रहेगा। तो फिर कोर के अलावा ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर आ गया है जो नेपच्यून और यूरेनस जैसे आइस जायंट्स की मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम उस सोर्स को मैनिपुलेट करके मार्स कोलोनाइजेशन में यूज कर सकते हैं, ताकि मार्स की मैग्नेटिक फील्ड को वापस से रिवाइव करवाई जा सके? कल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। देखो, जब हम कहते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटोस्फीयर हमारे कोर से ओरिजिनेट हो रही है, तो उसका मतलब समझो। तो देखो, पृथ्वी के 2 कोर्स हैं। एक है उसके सेंट्रल पार्ट में मौजूद सॉलिड इंटरनल कोर, और दूसरा उस इंटरनल कोर को चारों तरफ से सराउंड करने वाला लिक्विड आउटर कोर, जो बना हुआ है मोल्टेन आयरन और निकेल से, जो एक्ट करते हैं किसी कंडक्टर की तरह। जब इनर कोर एक्सट्रीम स्पीड से रोटेट कर रहा होता है, तो उसके एक्शन से आउटर कोर और तेजी से हीट होता है। और इतना तो आप सभी जानते ही होंगे कि मॉलिक्यूल्स को जितना ज्यादा हीट करोगे, वो उतनी ही तेजी से मूव करेगा। अब इसी रैपिड मूवमेंट के कारण जियोडायनेमो की वजह से इन कंडक्टिव मोल्टेन मेटल्स में इलेक्ट्रिक करंट्स जनरेट होते हैं, जो लार्ज स्केल पे होने के कारण हायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरेट करते हुए इवेंचुअली आउटर स्पेस में फैल के हमारे प्लेनेट की मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करते हैं। अब जुपिटर की भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही बनी है, और सैटर्न के मैग्नेटिक फील्ड का भी यही इंटरनल डायनेमो रीजन है। तभी तो जब इन प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स की मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट किया जाता है, तो वो इनके सेंटर, इनके कोर से निकलते हुए दिखाई देती है। पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूरेनस और नेपच्यून की रीडिंग्स इस कन्वेंशनल मॉडल से काफी अलग आई थी, तो क्या इन प्लैनेट्स का कोर कभी मैग्नेटिज्म जनरेट ही नहीं कर पाया, या दाल में कुछ और भी काला है? तो देखो दोस्तों, इनर कोर द्वारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके जियोडायनामिक इफेक्ट के लिए जितना जरूरी आउटर कोर का कंडक्टिव होना होता है ना, उतना ही जरूरी इनर कोर का सॉलिड होना भी होता है, क्योंकि तभी तो वो रोटेट करते हुए कन्वेक्टिंग इफेक्ट जनरेट कर पाएगा और आउटर कोर्स को हीट और चार्ज कर पाएगा, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड्स उस एनर्जाइज्ड आउटर कोर से जनरेट हो सके। मगर यूरेनस और नेपच्यून दोनों के ही केस में दोनों के पास कोई भी सॉलिड कोर है ही नहीं, ना तो आउटर सॉलिड कोर है और ना ही इनर सॉलिड कोर है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि इनके लिक्विड कोर्स लेयर्स के फॉर्म में मौजूद है, जिनकी तस्वीरें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इसमें जो नीचे की 3 लेयर्स है ना, वहां किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट होती है। मगर जो 4th लोअर मोस्ट लेयर है, ये उसकी सरफेस का वही हिस्सा है जहां से मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिनेशन पॉइंट ऑब्जर्व किया जाता है। एंड द क्वेश्चन नाउ इज कि इस एक लेयर में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो पूरे प्लेनेट की मैग्नेटिज्म का दारोमदार उठाए हुए है? तो देखो, यूरेनस और नेपच्यून के लिए कंडक्टिविटी अब ऑप्शन नहीं बचा था, तो वैज्ञानिक सालों से ऐसे ऑल्टरनेटिव मेथड्स को ढूंढने लगे जिनकी निचली लेयर पर होने की वजह से इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्रिएट हो सके एंड एट द लास्ट मैग्नेटिक फील्ड बन सके। इसके बाद कई सारे मॉडल्स सामने रखे गए, बट सबसे ट्रस्टेड मॉडल अभी रिसेंटली सामने आया इन द फॉर्म ऑफ आयंस। देखो, एटम्स और मॉलिक्यूल्स परफेक्टली बैलेंस्ड होते हैं और उनका कोई भी चार्ज नहीं होता। अब इजीएस्ट वे में समझने के लिए पानी को ही ले लीजिए। पानी 2 चीजों से मिलकर बना है,
एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, जिसका मतलब कि वो या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है एक स्टेबल बॉन्ड या कंपाउंड बनाने के लिए। और चूंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली बॉन्ड करने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स आते हैं और ऑक्सीजन के आउटर शेल में वैकेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी करते हैं। इस बॉन्ड में सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और न्यूली ओरिजिनेट हुए वाटर का चार्ज 0 या न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पर कोई कंपाउंड या एलिमेंट न्यूट्रल ना होके अपने अंदर किसी चार्ज को रखे तो उसे आयन नाम दिया जाता है। एज सिंपल एज दैट। अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कोर्स में नहीं क्रिएट हो रही थी, इसीलिए चाइनीज वैज्ञानिकों ने अपनी न्यूली पब्लिश स्टडी में ये दावा किया कि यूरेनस और नेपच्यून में ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस खुद आयंस द्वारा कैरी किया जा रहा है, जिस वजह से इनकी मैग्नेटिक फील्ड्स फिक्स ना होकर इतनी वॉलेटाइल है। मगर फिर सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा कौन सा आयन होगा जो इतना एनर्जेटिक हो कि सीधे इतनी बड़ी स्केल की मैग्नेटिज्म क्रिएट कर ले। और इसके लिए सबसे पहले यूरेनस और नेपच्यून पे मौजूद एग्जिस्टिंग कंपाउंड्स को कंसीडरेशन में लिया गया। तो दोस्तों, यूरेनस और नेपच्यून दोनों का ही मैक्सिमम प्लैनेटरी कॉम्पोजिशन पानी से भरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर मीथेन और अमोनिया का भी काफी ट्रेसेस पाए जाते हैं और इन दोनों कंपाउंड्स में भी हाइड्रोजन मौजूद रहता है। नाउ सिंस मैक्सिमम प्लैनेट ही पानी का है और जिस लेयर को यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है वो भी वाटर की ही लेयर है, तो ये बात कंफर्म हो गई कि ये आयन किसी वाटर प्रोडक्ट का ही है। अब हमारी करंट नॉलेज और कैपेबिलिटी के हिसाब से ना वाटर में एक हाइड्रोजन प्रोटॉन ऐड करके हाइड्रोनियम ही बनाया जाना संभव किया गया था, जो क्रिएट होके बनता है H3O+। लेकिन जब इस हाइड्रोनियम को यूरेनस और नेपच्यून लाइक कंडीशंस दी गई ना, तो इसने एक्सपेक्टेड रिजल्ट शो नहीं किए और उस लेवल का मैग्नेटिज्म जनरेट नहीं किया जिस लेवल का मैग्नेटिज्म को यूरेनस पर ऑब्जर्व किया जा रहा था, विच मेड रिसर्चर्स क्यूरियस कि क्या हम इससे एक स्टेज आगे जाकर आयंस को और भी ज्यादा इन्फ्यूज करते हुए क्या हम ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयन बना सकते हैं जो एक नहीं बल्कि 2 पॉजिटिव चार्जेस कंटेन करे। एंड दैट वाज वेयर थिंग्स गॉट इंटरेस्टिंग। आपको लग रहा होगा कि जिस तरह एक आयन चला गया उसी तरह दूसरे आयन को इन्फ्यूज करने में क्या ही दिक्कत है, लेकिन यही तो सबसे कठिन काम है। ये काम ठीक मैग्नेट के 2 पॉजिटिव हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ने की तरह है, जिन्हें जोड़ने के लिए आप एड़ी चोटी का जोर ही क्यों ना लगा दो या फेविक्विक ही क्यों ना लगा लो, वो नहीं जुड़ सकता। और यहाँ पर तो फिर भी यूनिवर्सल लेवल की केमिस्ट्री बॉन्डिंग की बात हो रही थी। अब नॉर्मल प्रेशर और लेवल्स पे दोनों हाइड्रोनियम पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन के साथ नहीं बॉन्ड हुआ, मगर यूरेनस का एटमॉस्फेयर का प्रेशर ना पृथ्वी से 10 लाख गुना ज्यादा है और ये बढ़ता ही रहता है जैसे जैसे हम सरफेस लेवल से अंडरग्राउंड कोर की तरफ जाते रहते हैं। अब इसी हाई प्रेशर के अंदर जब फिर से हाइड्रोनियम के अंदर एडिशनल हाइड्रोजन आयन को फ्यूज करवाने की पॉसिबिलिटी सिम्युलेट की गई ना, तब वही पॉसिबिलिटी रियलिटी में कन्वर्ट हो गई और हमें मिला H402+ आयन, ऑल्सो नोन एज एक्वोडियम। और डबल नेट पॉजिटिव चार्जेस वाले इन आयंस को जब वहां के ओशन करंट्स के सर्कुलेशन मूवमेंट में रखते हुए सिम्युलेट किया गया तो हमें किसी मैग्नेटिक फील्ड से काफी सिमिलर रिजल्ट मिले, जिसका मतलब कि इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि ये आयंस ही अपने इलेक्ट्रिक चार्ज से कोर की कमी पूरा करते हैं और यूरेनस और नेपच्यून की मैग्नेटिक फील्ड को फॉर्म कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये मॉडल्स अभी भी बहुत ही अर्ली स्टेज में हैं, जिसका मतलब कि अभी कंफर्म होके ये नहीं कहा जा सकता कि यूरेनस और नेपच्यून की मैग्नेटिक फील्ड्स सिर्फ इन्हीं आयंस की वजह से ही बनती हो। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ऐसा सच में है, तो भी क्या हम इनके इस्तेमाल से आर्टिफिशियल मैग्नेटोस्फीयर बना सकते हैं? वेल, इसके लिए हमें वापस से अपने फंडामेंटल्स को समझना होगा। देखो, इन आयंस को पहली बात तो इतने लार्ज स्केल में जनरेट करना अभी के हिसाब से बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिस वजह से एटलीस्ट कुछ सालों तक तो इन्हें प्रोड्यूस करना हमारी कैपेबिलिटी से बिल्कुल बाहर है। दूसरी चीज, इनके सर्कुलेशन में होने के बाद ही मैग्नेटिज्म जनरेट होने के चांसेस रहते हैं और मैग्नेटोस्फीयर के क्रिएशन के लिए मोशन बहुत जरूरी होता है, जिसका मतलब है कि हमें पहले एक नेटवर्क ऑफ ओशियन वाटर बनाना होगा और फिर इन आयंस को रिलीज करना होगा, जिसके बाद भी शायद ये उस तरह का इफेक्ट जनरेट करे जैसा कि यूरेनस और नेपच्यून में करते हैं। देखो, इसके चांसेस तो वैसे तो कम है, एटलीस्ट तब तक जब तक कि हम किसी मिशन के थ्रू इस फैक्ट को क्लोजली ना कंफर्म कर ले।
और इसकी पूरी डिटेल्स ना निकाल ले। मगर थियरी ऑफ जियोडाइनमो सबसे पहले किसने प्रपोज की थी, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। देखते हैं कि आप में से कितने लोग इसके बारे में जानते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है वीनस पर भेजे गए वेनेरा स्पेसक्राफ्ट के बारे में, जिसके बारे में लगभग सभी ने भुला दिया था। आखिर वीनस के सरफेस पे जाना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है, क्यों वहां पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट 10 मिनट से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाता था, और कैसे सोवियत यूनियन के रोसकॉस्मोस ने ये करके दिखाया था अपने कोल्ड वॉर के समय में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, यहाँ पर क्लिक करके देखो, आपको मजा आएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।